वो देश जहां कहा जाता है कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, जहां सरकार का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जहां ऑटो के पीछे लिखा होता है कि हम हर स्त्री का सम्मान करते हैं, उसी देश के एक प्रदेश हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होता है और सिर्फ एक महिला विधायक चुनकर आती है, जो अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। मगर इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं होती, ना ही कोई न्यूज़ चैनल इस पर कोई खबर ब्रेक करता है और ना ही कोई राजनेता इस पर चर्चा करता है, जबकि देश की संसद में महिला प्रतिनिधित्व की मांग बहुत पुरानी है और उतनी ही पुरानी है राजनीतिक दलों की उदासीनता। हाल ही में संपन्न हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव इसका एक प्रमुख उदाहरण है। जब 68 विधानसभा क्षेत्रों में से सिर्फ एक महिला चुनकर आती है, ये कितनी आश्चर्य की बात है। जब 67 पुरुष विधायकों के साथ सिर्फ एक महिला विधायक उपस्थित होगी राज्य की नीतियों को बनाने के लिए। अगर हम मुख्य पार्टियों के उम्मीदवारों की लिस्ट देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने 6, आम आदमी पार्टी ने 5 और कांग्रेस ने सिर्फ 3 महिलाओं को टिकट दिया। कुल 14 महिला उम्मीदवारों में से सिर्फ एक महिला उम्मीदवार रीना कश्यप चुनाव जीत कर आई। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ा, जिसमें कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करके फिर से वापसी की और कांग्रेस इस जीत का श्रेय भी प्रियंका गांधी को ही दे रही है। गौरतलब है कि यही प्रियंका गांधी थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर के पूरा चुनाव लड़ा था। पूरा चुनाव इस बात पे केंद्रित था कि आधी आबादी यानी महिलाओं की आबादी को ही संगठित करना है और उन्हीं को ही कोर वोट बना करके कांग्रेस ने ये चुनाव लड़ा था। वही कांग्रेस जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ने आती है तो वो लड़कियों और महिलाओं को पूरी तरह से भुला देती है। कांग्रेस में मजबूत महिला नेताओं का इतिहास रहा है, चाहे वो भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में याद किए जाने वाली सुचेता कृपलानी हो, इंदिरा गांधी हो जिन्हें भारत की सबसे मजबूत प्रधानमंत्री माना जाता है, या फिर शीला दीक्षित हों जिन्होंने दिल्ली पर तकरीबन 15 साल तक शासन किया। राष्ट्रपति रही प्रतिभा पाटिल हों, राज्यसभा की उपसभापति रही नजमा हेपतुल्ला हों या लोकसभा की अध्यक्ष रही मीरा कुमार हों। प्रियंका की मां सोनिया गांधी जो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं और जिन्हें आज भी पार्टी में राजमाता का दर्जा हासिल है। 8 साल से सत्ता का सुख भोग रही भारतीय जनता पार्टी भी इस गुनाह से बरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी सशक्त महिला नेताओं का अच्छा इतिहास रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिसमें सुषमा स्वराज, उमा भारती, वसुंधरा राजे सिंधिया जैसी मजबूत और कद्दावर नेता रहे हों, उसने भी औरतों की संसद में भागीदारी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया। यहाँ तक कि जिन क्षेत्रीय पार्टियों की कमान महिला नेताओं के हाथ में रही है, उन्होंने भी पार्टी नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी को लेकर कोई उत्साह नहीं दिखाया। वो चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे मायावती हों, चाहे वो जयललिता हों। महिला आरक्षण विधेयक जो संविधान का 108वां संशोधन था, 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में पास कर दिया गया, जो संसद के निचले सदन लोकसभा की 33% सीटों को आरक्षित करने के लिए कहता है। लेकिन सबसे बड़ा मजाक और अफसोसनाक बात ये रही, इस दौरान 2014 और 2019 की लोकसभा का कार्यकाल बीत गया, जिसके कारण ये विधेयक लैप्स हो गया। उसके बाद से आज तक इस विधेयक पर संसद में चर्चा तो बहुत हुई, लेकिन दोबारा वोटिंग के लिए और बिल को पारित करने के लिए कभी दोबारा सदन के पटल पर रखा नहीं गया। इसके पहले 1993 में एक संवैधानिक संशोधन पारित किया गया था, जिसमें महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत के 1/3 ग्राम परिषद नेता या सरपंच के पदों को रैंडम रूप से आरक्षित करने का उपाय किया गया था। लेकिन इसकी हकीकत हम सबको पता है।
ग्राम पंचायत के चुनाव में जितनी भी महिला कैंडिडेट होती हैं, उनका कंट्रोल ज़्यादातर उनके घर के पुरुष या रिश्तेदारों के हाथ में होता है। संसद में महिलाओं की भागीदारी की स्थिति पर विश्व पटल में तो छोड़िए, दक्षिण एशिया में भी हमारा हाल बहुत बुरा है। हाल ही में न्यूजीलैंड अपनी संसद में महिलाओं को 50% हिस्सेदारी देने के कारण चर्चा में आया। न्यूजीलैंड के अलावा क्यूबा, मेक्सिको, निकारागुआ, रवांडा और संयुक्त अरब अमीरात ऐसे देश हैं जहां पर महिलाओं की हिस्सेदारी 50% से ऊपर है। रवांडा आश्चर्यजनक रूप से 61.3% के साथ विश्व में सबसे आगे है। उसके बाद क्यूबा, जहां 53.4% महिलाओं की संसद में भागीदारी है। हमारे देश में अगर देखें तो विधानसभा स्तर पर भी स्थिति बहुत खराब है, जहां महिलाओं की मौजूदगी सिर्फ 9% है। वर्तमान लोकसभा में अब तक की सबसे बड़ी उपस्थिति महिलाओं की है, लेकिन वो भी सिर्फ 12% ही है। 543 सदस्यीय लोकसभा में सिर्फ 66 सीटों पर ही महिलाओं का कब्जा है, जबकि संसद में महिलाओं के लिए वैश्विक औसत 22.4% है। भारत केवल 12% प्रतिनिधित्व के साथ 140 देशों में 103वें स्थान पर है। एशिया में भी भारत 18 देशों में 13वें स्थान पर है। दक्षिण सूडान, सऊदी अरब जैसे देश में भारत की तुलना में संसद में महिलाओं का बेहतर प्रतिनिधित्व है। 8 सार्क देशों में भारत 5वें नंबर पर है। 2016 के आंकड़ों के अनुसार 29.5% महिलाओं के साथ नेपाल सबसे आगे है। इसके बाद अफगानिस्तान 27.7% महिलाओं को ये मौका देता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश प्रत्येक 20% महिलाओं की भागीदारी देते हैं। भारत की आम महिलाएं घर में खाना कौन बनाएगा, बच्चे की नैपी कौन बदलेगा, कपड़ा घुटने से कितना ऊपर या कितना नीचे रहेगा, इसको फेमिनिज्म का मुद्दा बना करके पोस्ट खेलती रहती हैं। लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है, इलेक्शन का वक्त आता है, तो किस पार्टी या किस व्यक्ति को वोट देना है, इसका भी निर्णय घर के पुरुष करते हैं। कुछ समय पहले ईरान में हुआ हिजाब विरोधी आंदोलन महिलाओं की अपनी लड़ाई थी, जिसमें सैकड़ों ईरानी लड़कियों की कुर्बानी के बाद जीत मिली। उन्होंने सत्ता का सुख भोगते पुरुष से विनती नहीं की कि आप हमारी लड़ाई लड़ो, चाहे वो वोट देने का अधिकार हो, चाहे बराबर की तनख्वाह लेने का अधिकार हो। हर बार औरत ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है और भारत में भी सत्ता में हिस्सेदारी बिना संघर्ष के नहीं मिलने वाली है। बिहार के एक प्रसिद्ध बड़े नेता का आरक्षण बिल के विरोध में दिया गया बयान कि अगर ये बिल पारित हुआ तो मैं जहर खा लूँगा। इस आरक्षण से सिर्फ परकटी महिलाओं को ही फायदा होगा। उनका परकटी महिलाओं से तात्पर्य आधुनिक और शहरी महिलाओं से था। ये बयान बहुत कुछ पुरुष मानसिकता को बयान करता है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में सिर्फ एक महिला का चुनकर पहुंचना इस सच्चाई को बयान करता है कि मंजिल अभी बहुत दूर है।